हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकोर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय चौहान और मैं आपको कवर करवा रहा हूं एग्रीबोर्ड क्लास 12 एग्रीकल्चर ग्रुप के एनिमल हस्बेंड्री के ऑब्जेक्टिव। यदि आपके पास में क्लास 12 में एग्रीकल्चर ग्रुप या फिर ह्यूमैनिटीज ग्रुप का कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या एग्रीकल्चर कोई ग्रुप का कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप एग्रीकोर्स के इस यूट्यूब चैनल से फायदा उठा सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर नंबर 1 राशन एंड न्यूट्रिशन 1 या इसी को हम कहते हैं आहार एवं पोषण 1। तो आपके इस साल के 2022 के एग्जाम्स में आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो इस चैप्टर से आपके पूछे जा सकते हैं। ये वाला लेक्चर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसको मैंने बाइलिंगुअल लैंग्वेज में शूट किया है। और हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है राशन एंड न्यूट्रिशन 1 या इसी को हम कहते हैं आहार एवं पोषण 1। तो इसके हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिस्कस करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो इस साल के आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले है आपके सामने चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो या इसी को हम हिंदी में कहते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में रीड कर देता हूं। दुधारू गाय को प्रति 100 किलोग्राम शुष्क भार पर शरीर भार पर शुष्क पदार्थ देते हैं। मतलब जो दुधारू गाय होती है, मतलब ऐसी गाय होती है जो दूध देती है, उसको प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर हम कितना शुष्क पदार्थ या कितना डायमीटर देते हैं। तो यहाँ पे किलोग्राम गलत लिखा गया, इसको आप सही लिख लीजिएगा या फिर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक गाय जो कि दूध देती है, उसको पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट पे हम कितना डायमीटर देते हैं। जैसे मान लीजिए गाय का वजन की यदि हम बात करें तो वो 400 किलोग्राम है, तो हम 100 किलोग्राम पे मान लीजिए उसको 2.5 किलोग्राम दे रहे हैं, तो 200 पे हम उसको 5 किलोग्राम देंगे, 300 पे हम 7.5 किलोग्राम देंगे और 400 पे हम 10 किलोग्राम देंगे। तो यहाँ पे यदि गाय की बात करें तो उसको हम 100 किलोग्राम शरीर भार पर 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देते हैं। और गाय की जगह यदि भैंस आ जाए तो उसको हम 100 किलोग्राम शरीर भार के ऊपर 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देते हैं। तो इसी को मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। द रिकमेंडेशन ऑफ डायमीटर पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट टू मिल्क काउ। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश की जाती है, डायमीटर मतलब शुष्क पदार्थ की प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार के ऊपर दुधारू गाय को। तो दुधारू गाय को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर हम 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 2.5 किलोग्राम। और गाय की जगह यदि भैंस आ जाए तो 3 किलोग्राम उत्तर सही होगा। और यदि सूखी गाय आ जाए, सूखी गाय को हम इंग्लिश में डायकाव कहते हैं, जो कि दूध नहीं देती है, तो उसको हम 2 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देते हैं प्रति 100 किलोग्राम वजन पर या शरीर भार पर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अवयव शरीर तापक्रम को स्थिर रखने में मदद करता है। मतलब हमारे भोजन का या फूड का ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है या शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। इसी को मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, निम्न में से कौन सा तत्व हेल्प्स इन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, जो कि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या वसा, और अगला है जल या वाटर। तो जल जो होता है वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। वाटर के और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे भोजन के पाचन में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है, मतलब डिग्लूटेशन में मदद करता है। इसके अलावा हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको भी बाहर निकालने में मदद करता है, मतलब उत्सर्जन या एक्सक्रेशन में भी ये मदद करता है। तो पशु शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाले अवयव का नाम है जल या फिर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। पशु शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा होती है, मतलब जो एडल्ट एनिमल होता है, मतलब वयस्क पशु होता है, उसके शरीर में कितने % वाटर पाया जाता है। तो उसके शरीर में 83% वाटर पाया जाता है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 81%, ऑप्शन नंबर 2 है 82%, ऑप्शन 3 है 83% और ऑप्शन 4 है 85%। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 83% होगा। तो 3 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव टाइप देख लिए हैं। मैं अब स्लाइड चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, मोटे चारे में तंतुमय पदार्थ की मात्रा होती है। तो 2 प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, एक तो होता है चारे या जिसको हम कहते हैं रफेजेस, और एक होते हैं दाने जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेट। तो कॉन्सेंट्रेट जो होते हैं उनमें तंतुमय पदार्थ कम होते हैं और पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, जबकि चारे जो होते हैं इनमें तंतुमय पदार्थ या रेशा ज्यादा होता है और पोषक तत्व कम होता है, क्योंकि ये पशु के पेट भरने के काम में आते हैं। तो यहाँ पे जो तंतुमय पदार्थ की इनमें मात्रा होती है, फ्रूट फाइबर की इनमें क्वांटिटी होती है,
पहला ऑप्शन है 5% से अधिक या मोर देन 5%, दूसरा है मोर देन 10%, तीसरा है मोर देन 18% और चौथा है मोर देन 25%। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 18% से अधिक होगा, या इसी को हम मोर देन 18% भी कहते हैं। तो चारे के अंदर जो क्रूड फाइबर या कच्चा रेशा होता है वो 18% से अधिक होता है, जबकि दाने के अंदर जो कच्चा रेशा या क्रूड फाइबर होता है वो 18% से कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोर देन 18%। इसी को इंग्लिश में हम बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ क्रूड फाइबर प्रेजेंट इन रफेजेस, मतलब चारों के अंदर तंतुमय पदार्थ या कच्चे रेशे की मात्रा होती है तो कितनी होती है, 18% से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, पशु आहार में प्रमुख रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं। तो जो एनिमल फीड होता है या जो पशु आहार होता है उसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, 6, 8, 9 या 10। तो एनिमल राशन या पशु आहार जो होता है उसमें 6 पोषक तत्व या 6 एलिमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, तो प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है और वाटर या मॉइस्चर पाया जाता है। तो पशु आहार जो आहार होता है या एनिमल राशन होता है उसके अंदर 6 एलिमेंट पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा था, हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन एनिमल फीड, मतलब पशु आहार में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं। तो पशु आहार में कुल 6 तत्व पाए जाते हैं, जिनके नाम भी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, बोन मील या हड्डी के चूरे में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो जो हड्डी होती है, जैसे जो मीट मार्केट होता है वहां पे जो वेस्टेज बच जाता है तो उसको क्या कर लेते हैं, वो सुखा लेते हैं और उसका पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि हड्डी के चूरे में कौन से तत्व पाए जाते हैं जो पशुओं के लिए फायदेमंद होते हैं या लाभदायक होते हैं। तो जितने भी एनिमल फीड या पशु आहार आते हैं उनके अंदर जो नॉन वेजिटेरियन ओरिजिन के होते हैं उनके अंदर हड्डी का चूर्ण वगैरह भी होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है, इसलिए हड्डियों के चूर्ण में भी कैल्शियम और फास्फोरस की प्रचुरता पाई जाती है। तो देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मैग्नीशियम और कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम और क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम और फास्फोरस जो कि करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर डी है जिंक और कॉपर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कैल्शियम और फास्फोरस होगा। बोन मील या हड्डी के चूर्ण में कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हड्डियों के निर्माण और विकास में भी सहायक होता है। इसी को इंग्लिश में क्वेश्चन में पूछा गया है, विच एलिमेंट प्रेजेंट इन बोन मील, बोन मील या हड्डी के चूर्ण में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं, मछली का चूरा निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है। तो मछलियों की यदि हम बात करें तो जो फिश मार्केट होता है तो वहां पे वो क्या करते हैं, मछलियों के मीट को तो बेच देते हैं और जो वेस्टेज बच जाता है उसको जो पशु आहार की कंपनियां होती है, इंडस्ट्री वाले होते हैं, वो खरीद के ले जाते हैं, उसको सुखा लेते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर लेते हैं और उसका पाउडर बना लेते हैं। तो मछली और मछली का चूर्ण जो होता है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा लिखा है वसा या फैट, तीसरा लिखा है प्रोटीन और चौथा लिखा है रेशा या फाइबर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर प्रोटीन होगा। तो हम लिख सकते हैं फिश मील इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मछली का चूर्ण जो होता है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। 4 ऑब्जेक्टिव टोटल हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा फलीदार हरी चारे के अंतर्गत आता है। तो 2 प्रकार के ये चारे होते हैं, एक तो होते हैं फलीदार चारे जो कि लेग्यूमिनेसी कुल के होते हैं, एग्रीकल्चर वाले आप समझ ही जाओगे लेग्यूमिनेसी कुल को। फलीदार चारे होते हैं जिनके अंदर फलियां लगती हैं, या अपन मटर कुल भी इसको कहते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के होते हैं। और दूसरी तरफ जो होते हैं वो ग्रेमिनी कुल के होते हैं, जिनको हम नॉन लेग्यूम फॉरेज भी कहते हैं। तो वो फलीदार चारा पूछ रहा है। तो यहाँ पे चरी की यदि अपन बात करें तो ये ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आता है। जई की हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम एविना सटाइवा है, ये भी गेमिनी फैमिली का सदस्य है। इसके बाद में हम मक्का की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम जियामेज है, जो कि ग्रेमिनी फैमिली के अंतर्गत आता है। बाजरे की हम बात करें तो पेनिसेटम टाइफोइडियम है और ये भी ग्रेमिनी कुल का ही पौधा है। तो हमारे पास में लास्ट ऑप्शन बचा है बरसीम और लूसन। तो बरसीम का नाम है ट्राइफोलियम ओलिगेंड्रिनम, इसी को हम इजिप्शियन क्लोवर के नाम से भी जानते हैं। ये लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है, इसलिए ये फलीदार चारे के अंतर्गत गिना जाएगा या लेग्यूम फॉरेज के अंतर्गत गिना जाएगा। दूसरा जो आता है वो लूसन या रिच का आता है, इसी को हम मेडिकागो सटाइवा के नाम से भी जानते हैं और इसकी भी लेग्यूमिनेसी फैमिली है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बरसीम और लूसन। इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूम
फोरेज, इनमें से कौन सा फलीदार चारे का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर होगा बरसिम और लूसन। तो इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव मैं आपको कवर करवा चुका हूं। नेक्स्ट हम अब फिल इन द ब्लैंक्स की ओर मूव करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रौढ़ पशु के शरीर में लगभग वसा होती है। प्रौढ़ पशु मतलब जो एडल्ट एनिमल होता है, जो बड़ा एनिमल होता है, उसकी बॉडी के अंदर या उसके शरीर के अंदर कितना % फैट पाया जाता है? तो जो एडल्ट एनिमल होता है उसकी बॉडी के अंदर 20% फैट पाया जाता है। कितना % फैट पाया जाता है? 20%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 20% होगा। इसी को हम पढ़ेंगे, प्रौढ़ पशुओं के शरीर में लगभग 20% वसा पाई जाती है। इसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे 20% फैट प्रेजेंट इन एडल्ट एनिमल बॉडी, मतलब जो एडल्ट एनिमल होता है उसकी बॉडी में 20% फैट होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वसा कार्बोहाइड्रेट से गुना अधिक शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमें पता है जो एनर्जी तुरंत हमें मिलती है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25 टाइम्स या फिर 2.3 टाइम्स हम कह सकते हैं ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25 टाइम्स या 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे, फैट गिव्स 2.25 टाइम्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25 टाइम्स अधिक एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 ग्राम वसा ऑक्सीकृत होकर कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जब 1 ग्राम फैट का ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीकरण होता है तो उससे कितनी ऊर्जा निकलती है या कितनी ऊर्जा मिलती है? तो उससे 9.3 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। तो हम लिखेंगे 1 ग्राम वसा ऑक्सीकृत होकर 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसी को इंग्लिश में हम लिख सकते हैं, 1 ग्राम फैट गिव्स 9.3 कैलोरी एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन। जो 1 ग्राम फैट होता है वो ऑक्सीडेशन के बाद में 9.3 कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4th की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, प्रौढ़ पशुओं के शरीर का लगभग कितने % भाग प्रोटीन का बना होता है? तो अभी हाल मैंने आपको बताया था कि पशुओं के शरीर में यदि हम जल की बात करें तो 83% होता है, फैट की हम बात करें तो 20% होता है, और प्रोटीन की बात करें तो वो अलग अलग पशुओं की जाति के अनुसार अलग अलग होता है, लगभग 16 से 19% होता है। तो हम मिलके एवरेज एक आंसर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर 17% मान लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रौढ़ पशुओं के शरीर का लगभग 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। इसी को हम लिखेंगे, अबाउट 17% पार्ट ऑफ एडल्ट एनिमल बॉडी मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये हमारे चारों फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट हम अगली स्लाइड की ओर मूव कर जाते हैं। अगली स्लाइड पे आपसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, सूखा रोधी विटामिन है। सूखा रोधी विटामिन मतलब सूखा रोग करके एक रोग होता है पशुओं के अंदर, मनुष्य के अंदर भी हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। और इस रोग के अंदर जो पशुओं की हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है। तो रिकेट्स रोग का जो बचाव करता है वो विटामिन डी करता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। इसीलिए हम विटामिन डी को सूखारोधी विटामिन कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में हम एंटी रिकेटिक विटामिन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, सूखारोधी विटामिन विटामिन डी है, एंटी रिकेटिक विटामिन इज विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से विटामिन तैयार होता है। मतलब सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, कि पराबैंगनी किरणें आती है, उससे हमारे शरीर के अंदर कौन सा विटामिन तैयार होता है? तो उससे हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी तैयार होता है। हमारी त्वचा के अंदर ग्रंथियां पाई जाती है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करती है, और विटामिन डी हमारी हड्डियों के वृद्धि और विकास के लिए सहायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका विटामिन डी होगा। इसी को मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, विटामिन डी सिंथेसाइज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से विटामिन डी का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पशुओं में बांझपन विटामिन की कमी से होता है। तो पशुओं के अंदर बांझपन जो होता है एक बीमारी होती है। इसके अंदर जो मादा पशु होता है या फीमेल एनिमल होता है वो रिप्रोडक्शन के इनकेपेबल हो जाता है, मतलब प्रजनन के अयोग्य हो जाता है। इसी को हम बांझपन कहते हैं। तो ये कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। इसलिए हम विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम टोकोफेरॉल है।
तो हम लिखेंगे स्टेरिलिटी इन एनिमल्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से पशुओं के अंदर स्टेरिलिटी रोग या फिर बांझपन रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। विटामिन एक यौगिक है, किस प्रकार का यौगिक है? तो दो प्रकार के यौगिक होते हैं, एक तो होते हैं कार्बनिक यौगिक और एक होते हैं अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होते हैं जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है। तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, इसी को हम इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो आपका इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं, विटामिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है। और आपको पता है विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जल में विलय विटामिन, है ना, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो वसा में विलय विटामिन होते हैं जिसके अंतर्गत ए, डी, ई और के आ जाते हैं। तो ऐसे मैंने आपको ऑटो फिल इन द ब्लैंक्स इस चैप्टर के कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगली स्लाइड है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपसे पूछा गया है स्टेट ट्रू और फॉल्स, मतलब आपको सत्य और असत्य चुनकर लिखना है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। जो सही है उसके आगे ट्रू या सत्य लिखना है, जो गलत है उसके आगे फॉल्स या असत्य लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पशुओं को खिलाए जाने वाले हरे चारे में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होती है। तो इसका थोड़ा सा साइंस समझ लेते हैं। जो हरा चारा होता है उसके अंदर कैरोटीन अधिक मात्रा में पाई जाता है, और जो रूमिनेंट्स होते हैं वो कैरोटीन को विटामिन ए में बदल लेते हैं। रूमिनेंट्स मतलब जुगाली करने वाले पशु। तो पशुओं को जो विटामिन ए मिलता है वो हरे चारे से मिलता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसके लिए हम इसके आगे लिख देंगे ट्रू या फिर सत्य। इसी को इंग्लिश में पढ़ देता हूं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन ए, मतलब विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा प्रेजेंट इन ग्रीन फॉडर ऑफ एनिमल्स, पशुओं के हरे चारे में उपलब्ध होती है। तो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मटर का भूसा और गेहूं का भूसा मोटे चारे वर्ग में आता है। मतलब मटर और गेहूं के जो बाय प्रोडक्ट होता है वो मोटे चारे में आता है। तो मैं अभी आपको बता चुका हूं, मोटे चारे वो होते हैं जिनके अंदर पोषक तत्व तो कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वो पशुओं की भूख को शांत कर देते हैं, उनकी हंगर को खत्म कर देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा, इसलिए इसके लिए हम सत्य लिख देंगे। इसी को इंग्लिश में पढ़ देता हूं, पी स्ट्रॉ एंड व्हीट स्ट्रॉ कम्स इन कोर्स फॉडर कैटेगरी। जो गेहूं का भूसा होता है और मटर का भूसा होता है वो मोटे चारे के वर्ग में आता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है या ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पशु आहार का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं। मतलब एनिमल्स जो होते हैं जो फूड लेते हैं उनमें से मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है। एनिमल्स ज्यादातर फूड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से उन्हें काम करने के लिए तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे इसी को इंग्लिश में लिख रखा है, मोस्ट ऑफ द एनिमल फीड, मतलब ज्यादातर जो पशु आहार होते हैं इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, तो इसके लिए हम ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, मछली चूर्ण अनाज उत्पाद है। तो यहाँ पे उपजात का मतलब क्या होता है? बाय प्रोडक्ट होता है, मतलब जो वेस्टेज वगैरह बच जाता है या जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसी को हम उपजात या फिर उसी को हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो मछली चूर्ण जो है या फिर हम इसी को फिश मील कहते हैं। तो ये एक अनाज उपजात नहीं है, आपको सभी को पता है ये एक जंतु उपजात है या फिर एनिमल बाय प्रोडक्ट है। मतलब ये वेजिटेरियन नहीं है, ये नॉन वेजिटेरियन है। तो ये वाला जो आंसर है आपका इनकरेक्ट है, और इसी के आगे हम लिख देंगे फॉल्स या असत्य। तो फिश पाउडर इज ए सीरियल बाय प्रोडक्ट, मछली चूर्ण अनाज उपजात है, तो बिल्कुल गलत है। इसकी जगह यदि एनिमल बाय प्रोडक्ट होता तो आपका आंसर करेक्ट होता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सीरा एक औद्योगिक उपजात है। तो जो गन्ने की फैक्ट्री होती है जहां पे गन्ने के रस से शक्कर बनाई जाती है, वहां पे एक वेस्ट पदार्थ निकलता है जिसको हम मोलासेज या सीरा कहते हैं। और मोलासेज यदि और सीरे की यदि हम बात करें तो ये एक औद्योगिक उपजात है, मतलब इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, और इसके लिए हम क्या लिख देंगे? ट्रू या सत्य लिख देंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस चैप्टर के ट्रू और फॉल्स भी पूरे कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। अगली स्लाइड में आपसे पूछा गया है मैच द कॉलम या मैच द करेक्ट पेयर्स। मतलब हमें क्या करना है? सही जोड़ी का मिलान करना है, मतलब इनमें से बताना है किसकी कौन सी पेयर करेक्ट है। तो सबसे पहले लिखा है चने का भूसा, या इसी को हम चिकपी ब्रान भी कहते हैं। इसी को वो आपको इंग्लिश में ग्राम ब्रान भी करके लिख सकते हैं। तो ये एक प्रकार का अनाज उपजात है, मतलब सीरियल बाय प्रोडक्ट है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये अनाजों से प्राप्त होने वाला एक वेस्ट मटेरियल है जिसको हम पशु आहार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बोन मिल्क, मतलब हड्डी का चूर्ण। और हड्डी के चूर्ण की यदि अपन बात करें तो ये पशुओं से प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम एनिमल बाय प्रोडक्ट लिखेंगे, या इसी को हम हिंदी में पशु उपजात भी कहेंगे।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है जौ या बार्ले। इसका साइंटिफिक नेम है हार्डियम वल्गेयर, फैमिली है इसकी ग्रेमिनी, जो कि एक अनाज वाली फसल है, तो इसी को हम क्या लिख देंगे, सीरियल क्रॉप या अनाज भी लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बिनोला की खली। अब ये बिनोला की खली क्या होती है, इसी को इंग्लिश में हम कॉटन केक कहते हैं। तो कपास का जो बीज होता है, कॉटन का जो सीड होता है, उससे तेल निकालने के बाद में जो बाय प्रोडक्ट बचता है उसी को हम बिनोला की खली कहते हैं। और इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए दाने वर्ग के अंतर्गत आता है, कॉन्सेंट्रेट के अंतर्गत आता है। तो बिनोला की खली जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, दाना या कॉन्सेंट्रेट कहलाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपसे पूछा गया है बरसीम। तो बरसीम के बारे में मैं बता देता हूं, इसका नाम ट्राइफोलियम ओलेक्जेंड्रिनम है, फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी है, इसी को हम इजिप्शियन क्लोवर के नाम से जानते हैं, और इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी है, इसलिए यह फलीदार चारे के अंतर्गत आएगा, इसी को हम लेग्यूम फॉरेज भी कहेंगे। और इसके बाद में लास्ट में आपकी चरी। तो चरी की फैमिली जो है ग्रेमिनी है, इसलिए इसको हम अद्विदलीय चारा भी कहेंगे, या इसी को हम बेफलीदार चारा भी कह सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में नॉन लेग्यूम फॉरेज कहेंगे। तो इस चैप्टर के मैंने आपको मेज द कॉलम भी कवर करवा चुका हूं। तो सबसे पहले हमने चूज द करेक्ट देखे, आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, या तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखे, फिर ट्रू और फॉल्स देखे। अब हमने इस चैप्टर के आपके मेज द कॉलम्स भी कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बची हुई चीजें देख लेते हैं। तो अगली स्लाइड पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, मतलब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पशुओं को अंडा, दूध, मांस, उन उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से जो राशन दिया जाता है या जो आहार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, पशुओं को किसी भी उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो आहार दिया जाता है उसी को हम उत्पादक आहार कहते हैं, चाहे वो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हो, अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए हो, मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए हो, उन उत्पादन बढ़ाने के लिए हो, मतलब उत्पादन कार्यों के बदले में जो आहार हम पशुओं को देते हैं उसको हम उत्पादक आहार कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में हम प्रोडक्टिव राशन या प्रोडक्शन राशन भी कहते हैं। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, विच टाइप ऑफ राशन, मतलब राशन का वो कौन सा प्रकार है, विच इज गिवन टू एनिमल्स टू इंक्रीज एग, मिल्क, मीट, वूल प्रोडक्शन, जो कि पशुओं को हम एग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए देते हैं, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए देते हैं, मीट या वूल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए देते हैं। तो उस राशन को हम क्या कहते हैं, तो उस राशन को हम कहते हैं प्रोडक्टिव राशन या उत्पादक आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, पशुओं को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्तियों के लिए दिया जाने वाला आहार कहलाता है। मतलब पशु को हम उत्पादन कार्यों के बदले में आहार नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसको सिर्फ जीवित रखने के लिए दे रहे हैं या फिर उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए दे रहे हैं। तो इस प्रकार का आहार क्या कहलाता है, तो इस प्रकार का आहार जीवन निर्वाह आहार कहलाता है, या इसी को हम मेंटेनेंस राशन भी कहते हैं। तो आहार की वह मात्रा जो पशुओं को केवल जीवित रखने के लिए दी जाती है या फिर उनको सुचारू रूप से अपनी जैविक क्रियाओं को करने के लिए दी जाती है, जिनका उत्पादन कार्यों से कोई संबंध नहीं होता है, उसी को हम जीवन निर्वाह आहार या मेंटेनेंस राशन भी कहते हैं। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ देता हूं, विच टाइप ऑफ राशन, मतलब राशन का वह कौन सा प्रकार है, इज गिवन टू एनिमल्स, जो कि पशुओं को दिया जाता है, टू फुलफिल देयर बॉडी रिक्वायरमेंट, मतलब उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया जाता है। तो यह आहार जो है वो कहलाता है जीवन निर्वाह आहार, या इसी को हम मेंटेनेंस राशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, वह आहार जिसमें पोषण के सभी तत्व उचित मात्रा एवं ठीक अनुपात में विद्यमान होते हैं क्या कहलाता है। मतलब आहार का वह कौन सा प्रकार है जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, उचित अनुपात में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं, और इसी संतुलित आहार को हम इंग्लिश में बैलेंस राशन भी कहते हैं। मतलब इसके अंदर पशु को जितने भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो सभी उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं, या प्रॉपर बैलेंस प्रोपोर्शन में उपस्थित होते हैं। इसी को इंग्लिश में पढ़ देता हूं, विच टाइप ऑफ राशन, मतलब राशन का कौन सा प्रकार है, वी हैव ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, इन प्रॉपर प्रोपोर्शन या फिर फिक्स क्वांटिटी, जो कि हम कह सकते हैं उचित अनुपात या अपन कह सकते हैं उचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसी को अपन बैलेंस राशन या संतुलित आहार भी कहते हैं। मतलब इसमें सभी चीजें जो होती है वो बैलेंस होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, आदर्श आहार की परिभाषा लिखिए। आदर्श आहार किसे कहते हैं, या कौन सा ऐसे आहार के गुण है जिसके आधार पर हम उसे आदर्श कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा पढ़ देता हूं, वह आहार जो संतुलित हो, संतुलित हो मतलब इसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, सस्ता हो मतलब बिल्कुल अफोर्डेबल हो, आसानी से हर कोई इसे खरीद सके और आसानी से उपलब्ध हो और मार्केट में इजिली मिल जाए, इसको ढूंढने में ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े, क्या कहलाता है, आदर्श आहार कहलाता है। तो आदर्श आहार हम किसे कहेंगे, ऐसा आहार जो संतुलित
संतुलित हो मतलब जिसमें सभी पोषक तत्व हो, आसानी से उपलब्ध हो एवं इसके साथ साथ सस्ता हो, उसी को हम आदर्श आहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। अच्छा, इसकी इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं। तो इंग्लिश में आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, व्हाट इज आइडियल राशन या डिफाइंड आइडियल राशन। आइडियल राशन हम किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे दोस टाइप ऑफ राशन, मतलब आहार का वह प्रकार विच इज बैलेंस, जो कि क्या हो, संतुलित हो, अफोर्डेबल हो मतलब सस्ता हो, और इसके साथ साथ इजिली अवेलेबल इन मार्केट मतलब बाजार में आसानी से उपलब्ध हो, नॉन एज आइडियल राशन या आदर्श राशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, पशु आहार में आवश्यक कोई 4 खनिजों के नाम लिखिए। तो खनिजों के नाम में हम क्या लिख सकते हैं? कैल्शियम लिख सकते हैं, फास्फोरस लिख सकते हैं, आयरन लिख सकते हैं, आयोडीन लिख सकते हैं, और इसके अलावा हम इनके सोर्सेस भी लिख सकते हैं। जैसे सोर्सेस में क्या क्या जाएगा? नमक से पशु को सोडियम और क्लोरीन मिल जाता है। अस्थि चूर्ण मतलब वही हड्डी का चूर्ण, इससे पशुओं को कैल्शियम और फास्फोरस मिल जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो चूना, इससे पशुओं को कैल्शियम मिल जाता है। लोहा, आयोडीन, तो ये सभी हम कह सकते हैं पशु आहार में दिए जाने वाले खनिज पदार्थों के नाम है। इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे सॉल्ट मतलब नमक होता है। बोन मिल मतलब हड्डी का चूर्ण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें लाइम मतलब चूना होता है। और इसके बाद में आयरन एंड आयोडीन, आयरन और आयोडीन, तो ये पशुओं को खनिज पदार्थ आहार में दिए जाते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इसी क्वेश्चन का आपका इंग्लिश में है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 मिनरल्स, मतलब कोई 4 मिनरल्स के हमें नाम बताना है। मिनरल एलिमेंट्स इन एनिमल राशन, जिनका इस्तेमाल हम पशु आहार में करते हैं। तो उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच इज नोन एज ईथर एक्सट्रैक्ट इन एनिमल राशन। पशु आहार में हम ईथर निष्कर्ष के नाम से या ईथर एक्सट्रैक्ट के नाम से हम किसे जानते हैं? तो पशु आहार में हम ईथर एक्सट्रैक्ट के नाम से वसा को जानते हैं या फैट को हम जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है। तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आता है। इस बीमारी को हम पायरिया या स्कर्वी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो विटामिन सी होगा। यहाँ पे इसी को इंग्लिश में लिखा है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, मतलब कौन से विटामिन की कमी से कॉजिंग ब्लीडिंग इन गम्स, हमारे मसूड़ों से खून आता है। तो ये विटामिन सी की कमी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हरा चारा किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन फॉरेज होता है या जो हरा चारा होता है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। हरे चारे में कैरोटीन पाया जाता है और पशु जो होते हैं वो कैरोटीन को विटामिन ए में बदल देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो विटामिन ए होगा। इसके बाद में 9वां प्रश्न है, किसी खाद्य पदार्थ में से पोषक तत्व की वह प्रतिशत मात्रा जो पच जाती है क्या कहलाती है। मान लीजिए कोई सा खाद्य पदार्थ है या मान लीजिए कोई सा फूड मटेरियल है और उसमें से पशुओं के द्वारा जो मात्रा पचा ली गई है उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम पाचकता गुणांक कहते हैं। मान लीजिए पशु ने 10 किलो खाया, 10 किलो में से उसने 8 किलो पचा लिया, तो हम कह सकते हैं पाचकता गुणांक जो होगा वो कितना होगा? 8 होगा या 80% होगा। इसके इंग्लिश में लिख रखा है, व्हाट इज द परसेंटेज अमाउंट ऑफ फूड विच इज डाइजेस्टेड, मतलब परसेंटेज अमाउंट ऑफ फूड जो कि डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम डाइजेशन कोएफिशिएंट या पाचनता गुणांक कहते हैं और ये प्रतिशत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, पशु राशन का अधिकतर भाग किस रूप में लेते हैं। मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो राशन की मैक्सिमम पार्ट जो होता है, मैक्सिमम क्वांटिटी होती है, वो किस रूप में लेते हैं। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि पशु आहार का अधिकांश भाग जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं। तो इसी को इंग्लिश में लिख रखा है, इन व्हाट फॉर्म, मतलब किस रूप में लेते हैं। डू एनिमल्स टेक अप मोस्ट ऑफ द राशन, अधिकतर पशु राशन को किस रूप में लेते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से पशुओं को तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो ये 10 मैंने आपको 1 वर्ड और 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। अब मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। तो यहाँ पे मैंने आपको इस चैप्टर नंबर 1 था आपका 12th एनिमल हस्बेंड्री का, इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं, जो कि आपके इस साल के 2022 के बोर्ड एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर आपके सामने आऊंगा। जब तक आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, सारे प्रश्नों को अच्छे से लिखकर याद कर लीजिए, कंठस्थ याद कर लीजिए और बिल्कुल करेक्ट याद कर लीजिए। कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इस फर्स्ट चैप्टर के जो कि आपका राशन और न्यूट्रिशन 1 था, आहार और पोषण 1 था, इसके भी ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से याद कर लीजिए। थैंक यू।